जैसा किताब में लिखा हुआ। देखा ऐसे ही डॉर्सल पोजीशन में देख के सेकंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है, चलो वजाइनेस्टेक्टमी रिपेयर करते हैं, या दूसरे मैनचेस्टर पे, ना 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 गलत हो जाता है। तो तभी प्रोलैप्स के पेशेंट में फेलियर रेट बड़ा हाई है, हालांकि नहीं होना चाहिए फेल, उसका तो सीधा स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट है। इसी तरह फाइब्राइड है, जिसको फाइब्राइड मिले वो मैं क्या करता हूँ, वो भी आ जाए वापस। वो इसी तरह होता है, कुछ छोटी 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 मिस्टेक्स होती हैं या मिसिंग होती है इंफॉर्मेशन में, तो एग्जामिनर को पसंद नहीं आती। क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आपको मिले इम्तिहान में, उतना ज़्यादा चांस आप पास होंगे। जितना सीधा सीधा मिले अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, चांस है कि आप फेल हो जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको उस अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में ले जाएगा, उसकी जहां दिल करे। सपोज इसको हाइपरटेंशन, सपोज इसको एपीएच है, सपोज इसका आईयूजीआर है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं, अनप्रिपेयर्ड पे वो फिर आईयूजीआर में ही आपको धकेलता जाता है। वो सपोज कर लेता है, सपोज इसको डायबिटीज है, अगर आपके पास वो डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का है, पीएच है, जो भी है, तो देयर इज अ बिगर चांस यू विल पास, क्योंकि आपने उसका मतलब सारा सोच के प्लान किया हुआ है, आपने पीएच को कैसे मैनेज करना है। लेकिन जहाँ नॉर्मल है वहाँ ऐसे ही कह देती है एग्जामिनर, सपोज इसको ये है, वहाँ पे फिर आप फंबल करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह जितना कॉम्प्लिकेटेड केस हो उतना समझो मैं पास हूँ, और जितना सिंपल हो उसमें रिस्क हो जाता है। रिस्क फैक्टर यही है कि फाइब्राइड नहीं आता इसको, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसी दो तीन छोड़े। जैसे मैंने ही कह दिया, मैं एग्जामिनर होता तो वैसे तो मैं फर्क तरह का एग्जामिनर था, लेकिन आपको फेल करने के लिए मैं कहता डीजेनरेटिव चेंज, ये कोई बात हुई, इसमें तो इसको हेमरेज हो सकता है, इसको टॉर्शन हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें पता नहीं क्या क्या हो सकता है, उसको तो पता ही नहीं बच्ची को। उसमें बाकी एग्जामिनर फिर चुप कर जाते हैं। तो इसलिए आपके अल्फाज जो आप इस्तेमाल करें बड़े केयरफुली करें, ताकि आपको उसमें कोई मुश्किल हो। ठीक हो गया सपना? थैंक यू सर। मैं तो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम इम्तिहान के बाद पहले लेक्चर में नहीं आई, चूंकि यू आर द मोस्ट रेगुलर अटेंडी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो पास हो गई है इसलिए नहीं आई। किसी ने नहीं कहा सर, मैं थी आपकी लेक्चर में, एग्जाम के बाद वाले संडे पे। मैंने पूछा सपना है, क्योंकि एक दो नाम ही तो मुझे आते हैं जो अटेंड करते हैं। नहीं, डॉक्टर उस्मा ने उस दिन बताया था कि मेरा केस पास हुआ है, उस दिन थी मैं फर्स्ट संडे पे। अच्छा चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम इतना सर खूबसूरत पास है, होने मुझे के बाद याद मैं आपको बताने के लिए आपका लेक्चर फर्स्ट अटेंड करूंगी। अगली दफा हो जाएगा, नेवर माइंड। इंशाल्लाह। मैंने तो बड़ों बड़ों को फेल होते देखा है। लेकिन एक आध सेटबैक पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। आपके पास 5-3-4 मिनट है, मैं लतीफ़ा सुना देता हूँ। मैं जिस जमाने में इंग्लैंड में था, 60s में था, यू कैन इमेजिन, 60 साल पहले। तो उस जमाने में FRCS मैंने भी किया, तो उसमें फेलियर रेट बहुत हाई होता था। तो उस पे एक दफा रॉयल कॉलेज की काउंसिल की मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी बच्चे अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, उनकी लिमिट कर दो कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद नहीं पास होता छोड़े जाए, वो खाम खा ऐसा वक्त ज़ाया कर रहा है। तो सारे कोई अच्छा जी करो, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, किसी ने 2-3, ये कहते रहे। तो प्रेसिडेंट जो था उसने कहा आई थिंक दे शुड बी लिमिट एंड इट शुड बी 13। अब 13 एक बड़ा ऑड सा नंबर है। उसमें सारे मेंबर्स ने उसके प्रेसिडेंट की तरफ देखा, व्हाई 13? He said, because if it was less than 13, you wouldn't have me as your president. It means he passed in 13th attempt and became president. तो इसलिए ये इस तरह के इम्तिहान में
फेल होना कोई वो सेटबैक नहीं है, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। उससे कुछ बात सीखते हैं आप, फिर बात आगे चल पड़ती है। चलें जी, आज किसी ने केस प्रेजेंट करना है पुलिस केसेस का, आगे ही वो जिन्होंने करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आप जरा नाम बोलिए क्या? सर आई एम नहीं, डॉक्टर ज़ैनब इफ्तिखार, जरा आवाज नहीं आपकी आ रही। इफ्तिखार। एक मिनट में जरा अपने फिर स्पीकर लगा लूं ताकि आपकी आवाज तो आए। एक होल्ड ऑन। जी बोलिए आप। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ये जरा बोलिए आप, थोड़ा सा ऊंचा हेलो। बोलिए। आप अपना नाम बोलिए पहले। सर माय नेम इज डॉक्टर ज़ैनब इफ्तिखार। जैनब इफ्तिखार जी। जी सर। सर आई एम सेकंड ईयर FCPS रेजिडेंट एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए आगे। सर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट केस टुडे। आपका माइक खराब है या मेरे ही स्पीकर कुछ कमजोर हो गए? फिर बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? आप आ रही है, ठीक। जी बोलिए। हेलो। आप डॉक्टर जैनब हैं हमीद सर आई एम लतीफ? गोइंग टू प्रेजेंट केस टुडे। जी सर। जी फरमाइए। सर माय पेशेंट। सर स्टार्ट करूं केस? जी जी बोलिए बोलिए, बोलने का मतलब होता है स्टार्ट कर। जी सर। My patient, Mrs. Zara Jamal, wife of Mr. Wakar, 33 years of age, resident of Lahore, educated up to MBA, housewife, married for 2 years, gynae gravida. Her last menstrual period was on 31st of December 2020, making her expected date of delivery on 7th of October 2021 and duration of pregnancy as 31 plus 1 weeks. Her blood group is O positive. ड्यूरेशन कितनी बोली? Sir, 31 plus 1 कितने weeks. वीक्स? हाँ 31 plus 1 weeks. 31 plus 1 weeks. जी, ठीक हो गया जी। Her blood group is O positive and she presented through OPD at Hamid Latif Hospital on 2nd of August 2021 with the presenting complaint of gestational amenorrhea of 31 plus 1 weeks and itching all over the body, especially palms and soles, for last 5 days. जी So my patient conceived spontaneously while having regular menstrual cycle and practicing no method of contraception. She confirmed her pregnancy by urine pregnancy test when she was overdue for 2 weeks from her last date of periods, and it is a planned pregnancy and she is sure of her dates. She booked herself for the first time in the 3rd month of pregnancy at Hamid Latif Hospital, where her dating scan was done, showing a single alive intrauterine gestation of 10 weeks. जी
blood tests were done, which were normal. She was prescribed tablet folic acid, which she took regularly. My patient has no history of increased nausea, vomiting, fever, flu, rash, lower abdominal pain, PV discharge, spotting, bleeding, or burning micturition. Good. She felt quickening for the first time in the last month of May 2021. जी She did her second antenatal visit at Hamid Latif Hospital, where her anomaly scan was done, and she was reassured about fetal well-being, and she was told that it is normal. She was prescribed iron and calcium supplements, which she took regularly. right. There is no history of increased appetite, there is no history of increased appetite, increased thirst, dyspnea, palpitations, PV discharge, PV bleeding, burning micturition, or lower abdominal pain. She did her antenatal visits regularly, and she felt fetal quickening normal up till now. Now she presented with complaint of itching all over the body, especially palms and soles from the last 5 days, which is associated with sleep disturbance, but not associated with rash, fever, vomiting, loss of appetite, or right upper quadrant pain. There is no history of increased BP, headache, blurring of vision, or epigastric pain. She has no history of any previous skin disease, gallstones, or liver disease. She is not allergic to any food, drug, new clothes, or synthetic material. Good. She has not received any recent blood transfusion or IV drug infusion. There is no history of change of environment or any worm infestation. Okay. There is no history of any skin disease, liver disease, itching, or hepatitis in her family, in any of her family members. ठीक खत्म हो गई I हिस्ट्री have asked about the color of her urine. I have asked about the color of her urine and the stools, which were normal. ठीक गुड Her age of menarche is 13 years, and she is having regular menstrual cycle with average flow. She used to bleed for 5 days after every 28 days. There is no history of any dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, or postcoital bleeding. She has never used any method of contraception, and her pap smear was never taken. गुड There is no history of diabetes, hypertension, renal, cardiac disease, asthma, or TB in her or in any of her family members. ठीक She has history of an open appendectomy at National Hospital, Lahore in 2011. There were no intraoperative or postoperative complications. जी She is a non-smoker, non-addict, having good diet, appetite, and she belongs to a middle-class family. Her husband is a businessman. She lives in her own house, and basic necessities of life are met with ease.
खत्म हो गई हिस्ट्री? जी ये जी कुछ सर, और भी है? समरी चले सर, समरी। यहीं पे आज खत्म करते हैं हिस्ट्री, आगे फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते। चले मुझे बताइए कि जी इसके क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी और फिर क्या ट्रीटमेंट देंगी? सर, सबसे पहले तो बेसलाइन, आई विल डू हर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस which will include complete blood count, random blood sugar, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, urine complete examination, and COVID PCR. ठीक हो गया, चलो। और Then I will move, sir. Then I will move forward to the specific investigation related to this case. जी Sir, first of all, I will look for the color of the urine in the urine examination. राइट, गुड, I will do serology for the viral markers hepatitis A, B, C, and D, hepatitis E. I राइट, will advise her LFTs, liver function test, and if LFTs are deranged, I will suggest coagulation profile. Sir, I will ask for liver ultrasound to rule out the gallstones. ठीक, गुड, Sir, I will ask for liver autoantibodies, anti-mitochondrial antibodies, and anti-smooth muscle antibodies. ठीक, गुड, Anti-mitochondrial antibodies to rule out the primary biliary cirrhosis, and anti-smooth muscle antibodies to rule out the chronic active hepatitis. गुड, गुड। खत्म हो गई? कुछ और भी करना है कि खत्म हो गई? Sir, I will ask सर उनके सारे जो स्कैन्स हैं, डेटिंग स्कैन, एनोमली स्कैन और रिसेंट ग्रोथ स्कैन। डेटिंग स्कैन, अनोमली स्कैन और क्या? रिसेंट स्कैन, रीसेंट रिसेंट स्कैन। ग्रोथ स्कैन। तो वो जो आप करवाएंगे वो रीसेंट ही होंगे ना? आपने कहा डेटिंग जी सर। स्कैन, अनोमली स्कैन, ये जो अब करवा रही हैं तो वो रीसेंट ही होंगे ना? जी कि आप कहना ये सर, चाहती हैं कि I'll ask for the reports when dating scan and anomaly scan were done, and after that I'll do सर latest ultrasound, ये कहना चाहती है? ओके, यस सर, यस सर। ओके नहीं, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? जी सर, मैं उनके जो पुराना रिकॉर्ड है हाँ वही मैंने वही बोला ना कि पुराने रिकॉर्ड से, क्योंकि अब तो डेटिंग स्कैन नहीं हो सकता, अब अनोमली स्कैन भी नहीं हो सकता, जी तो आप जी कहती हैं उसकी रिपोर्ट्स मांगेंगी और आज अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसको। लेटेस्ट और रीसेंट तो यही हुआ ना? यस सर। जी चले आगे, चले चले चले, हो गया सर ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, गुड, सर चले, सीरम बाइल गुड, एसिड्स हो गए। बाइल सॉर्ट्स, वेरी गुड। और क्या? चलते जाए ना, अगर इस तरह अपना टाइम ना जाया करें सोच में। इन्वेस्टिगेशन तो आपको तो ये केस की तैयारी सर, कम से इन्वेस्टिगेशन कम 24 घंटे मिली, इम्तिहान में तो आधा घंटे की तैयारी होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप मूविंग, कीप मूविंग। अच्छा
next I will move to the management. आपके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, चलो मैनेजमेंट बोलिए। Yes, yes, sir. Sir, first of all, I will counsel the patient regarding the diagnosis. I will counsel her that she is suffering from the cholestasis, and it is not a serious condition, and it will resolve spontaneously on its own after delivery of the baby. And 33% of the cholestasis is genetically inherited. I will counsel her that this condition अगर वो इनहेरिटेड will होते not हैं, एक seri- एक मिनट एक मिनट, अगर वो 33% इनहेरिटेड, तो आपने हिस्ट्री में ये लफ्ज बोला था कि इसकी फैमिली हिस्ट्री पॉलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी की नहीं है, आपने नहीं बोला। Yes, sir. वो हिस्ट्री में, फिर फैमिली हिस्ट्री में बोलना चाहिए था। देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ पॉलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी। चलो, आपने काउंसिल किया ये, और Uh, Sir, I will consider that this condition will not have serious effects on our baby at this stage of gestation, and but it can have serious effect towards that on her baby uh, in the late time of her pregnancy towards the term. So we have to plan delivery at 37 completed weeks of gestation. I will tell her that we can only provide you symptomatic relief, which is not a permanent relief from this condition, and we will have to do the feto-maternal monitoring. जी Sir, I will advise her weekly antenatal visits. हो गया डिलीवर का, to आपका 37 कंप्लीट वीक्स पे कर दूंगी। कैसे डिलीवर करोगे? Sir, first of all, I will discuss with her about the time, mode, and place of delivery, and I will, sir, I will, sir, I can do induction of labor or sir, induction of labor का trial दे सकते हैं if she is having good Bishop score. And there is no contraindication to the vaginal delivery. ठीक, चलो गुड। लेबर में या डिलीवरी के वक्त कोई रिस्क है इसको? सर डिलीवरी टाइम इसको पोस्टमार्टम हेमरेज का रिस्क है, पीपीएच का रिस्क है। वेरी सीरियस रिस्क। ठीक, जी सर। तो उसके लिए कोई प्रिवेंशन या कुछ मेजर्स है कोई आप सजेस्ट कर दें? जी सर, ड्यूरिंग treatment I will give her vitamin K to reduce the risk of PPH, and during labor I will do all the precautions to prevent the PPH. I will arrange for blood, maintain IV line, arrange for blood, cross match blood. कोई विटामिन के का रोल है लेबर में? सर विटामिन के
during labor. या लेबर शुरू होने से पहले? Sir, vitamin K. चलो खैर कमान कंप्लीट हो गया। आप थर्ड ईयर में ना हो ना? हाँ नहीं सर, अभी सेकंड ईयर। तो कोई बात नहीं, you'll get better. लेकिन there's lot of room for improvement. Thank you very much for that. I'll make comments in 5 minutes और फिर बात को आगे चलाएंगे। बात यह है कि इन वे मैंने बोला ना, इन वे आपका केस तो बड़ा आसान था, लेकिन आपने उसको आसान नहीं बनाया। वो इस तरह से नहीं बनाया कि आपके जितनी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में सवालात हैं या क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, वो होनी चाहिए थी रिलेटेड टू एक पुलिस केसेस। आप सारा कुछ ही लेती रही। उसमें डायबिटीज की हिस्ट्री भी, उसको भूख ज़्यादा नहीं लगती, उसको पेशाब ज़्यादा नहीं आता, उसमें हाइपरटेंशन भी, उसमें ये भी वो भी, वो सब बातें आप करती रही। लेकिन आपने फोकस ऑन टू कोलिसिस नहीं किए। हालांकि जनरली सारा कुछ कवर किया आपने, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन डाइल्यूट हो गई जब आपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये इस तरह की बातों का जिक्र किया। वो फोकस ना रही। इस वजह से फिर वो जब उसने कहा कि मैं उसको एडमिट कर लूंगी, शायद कहा था आपने, तो फिर उसके बाद जब एडमिट किया, आपने फीटल मॉनिटरिंग और मैटरनल मॉनिटरिंग के दो अल्फाज नहीं बोले कि मैं मदर को कैसे मॉनिटर करूंगी। उसमें से एक बोला पेशाब का रंग देखूंगी, और ये नहीं कहा रिपीटेड उसके लिवर फंक्शन टेस्ट या बाइल साल्ट करवाऊंगी, या आपने ये नहीं बोला फीटस को सडन इंट्रायूटेराइन डेथ का खतरा होता है इसमें, उसके लिए फीटल मॉनिटरिंग मैं किस तरह से करूंगी, रोज करूंगी सीटीजी, रोज ये करूंगी, इतना करूंगी, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये अल्फाज नहीं बोले आप। और तीसरा, जब आपसे मैंने पूछा इसको कब और कैसे डिलीवर करोगे, ये सिंपल सवाल है लेकिन मुश्किल सवाल है। पहला आपको कहना चाहिए कि मैं इसकी वजाइनल डिलीवरी करूंगी प्रोवाइडेड देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन फॉर वजाइनल डिलीवरी। आपको बोलना था मैं इसको इंश्योर करूंगी देयर इज नो सीपीडी, इंश्योर करूंगी कि फेलिक प्रेजेंटेशन है, फिर बिशप स्कोर आता। वो बिशप स्कोर उस सूरत में आता जब आप कहते मैं इंडक्शन ऑफ लेबर करूंगी। तो ये सारी बातें आप उस ऑर्डर में बोली नहीं है कि मैं इसकी कैसे सीपीडी रूल आउट करूंगी, इसकी हाइट देखूंगी, इसकी क्लिनिकली देखूंगी, हेड एंगेज है नहीं एंगेज है, ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए। अगर नहीं एंगेज तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री करूंगी, और वो पक्का करने के बाद आपने कुछ नहीं बोला। आपने बोला मैं इंडक्शन करूंगी इवन इफ इट वाज अ ब्रीच। आपको क्या पता, आपने तो बोला ही नहीं कि कैफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले आपको इंश्योर करना है कि जी इसके सारे वो कंडीशन ठीक है। और उससे आगे बात ये थी कि चूंकि बेबी को पुलिस में रिस्क होता है कि मैं फीटल मॉनिटरिंग क्लियरली करूंगी। अगर उसकी सीटीजी, उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल और कोई ऐसी बात है, फिर मैं इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करूंगी, मैं सेक्शन करूंगी। क्योंकि बेबी जो स्ट्रेस होता है वो कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपके लिए मॉरल ऑफ फिर यही पीपीएच का उसको रहता है। बड़ी मुश्किल से आपने लफ्ज पीपीएच बोला, हालांकि वो टॉप पे बोलना चाहिए, दिस पेशेंट हैज द रिस्क ऑफ पीपीएच। उसकी प्रिवेंशन कैसे,
उसको विटामिन के लगना है फिर लेबर से पहले कि नहीं लगना, वाटर सॉल्युबल विटामिन के ड्यूरिंग लेबर भी लग सकता है। तो इस तरह की बातें जो है वो आपको आती थी लेकिन बोली नहीं है, या उस एम्फेसिस के उस कन्विक्शन के साथ नहीं बोली आप। तो ये ज़रूरी है। अब अगर इतनी सी बात हो गई है तो मैं ये कहूँगा कि मैं वेरी ब्रीफली आपको कोलिसिस का जो मैं 5 मिनट की टॉक प्रिपेयर की है बता दूँ। लिख लीजिए जी। कोलिसिस से अंडर पहली बात दो जो लिखने वाली हैं कि जब भी प्रेगनेंसी में लिवर डिजीज हो, कोई भी हो, it gets worse as the pregnancy progresses. अब ये कोलिसिस होता ही 30 वीक्स के बाद अपीयर होती है, और एज प्रेगनेंसी एडवांसेस इसकी सिम्टम्स और इंटेंसिटी, किसी ने लिख के कहा था बाइल सॉर्ट्स, कि उसके लिवर फंक्शन जो है रिपीटेडली हमें टेस्ट करनी चाहिए कि वो कितने वर्स हो रहे हैं। फिर दूसरी बात, पहली तो लिवर डिजीज वर्स होती जाती है एज प्रेगनेंसी एडवांसेस। दूसरा, रिस्क ऑफ हेमरेज होता है, पीपीएच। वो पहले दिन से आपको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करना चाहिए, चाहे आप उसकी वजाइन डिलीवरी करने जा रहे हैं, चाहे तो उसका सेक्शन आपने बोला कि मैं ब्लड अरेंज करूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन उसको जरा और एम्फेसिस के साथ कहना चाहिए। ये दो बातें, जब भी आपके पास कोई भी लिवर डिजीज का मरीज आएगा, आपने पहले आउटसेट में ये बोलनी है दो बात। एक तो कि मैडम दिस लिवर डिजीज विल गेट वर्स, जो भी है, चाहे हेपेटाइटिस ABCD है, चाहे ये है, चाहे वो आपने वो दो अनकॉमन सी वाले क्रोनिक एक्टिव लिवर हेपेटाइटिस है, या कोई और क्रोनिक डिजीज है, तो दैट विल गेट वर्स। तो अब कोलिसिस जो है कमिंग टू इट इज स्पेसिफिक टू प्रेगनेंसी में होता है। आपने बोला कि इसकी कॉज पता नहीं है कि क्यों हो जाता है, किसको हो जाता है, लेकिन ये है कि 33% इनहेरिटेड होता है। तो फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ये तो प्राइमरी ग्रेविड इज इम्पोर्टेंट कि उसको हिस्ट्री है कि नहीं। और इसकी एक ही सिम्टम है, प्रूराइटिस। वो आपने सही बोला, इचिंग ऑल ओवर। इसमें किताब में जरा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला है, वर्स इन पाम्स एंड सोल्स। आपने सही बोला, यूरिन बोला, स्टूल नहीं बोला। यूरिन जो है हाई कलर्ड होता है और स्टूल पेल हो जाता है, स्टूल का रंग पेल हो जाता है। तो अब इसमें फिर कंफर्म कैसे होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसमें एंजाइम्स माइल्डली रेज हैं, लफ्ज माइल्डली एम्फेसिस देने वाला है। जब आपने कहा मैं लिवर फंक्शन टेस्ट करूंगी, तो उसमें बोलना था आई एक्सपेक्ट कोलिसिस है, तो इसके एंजाइम माइल्डली रेज होंगे, और फिर अब से डायग्नोज हो गया, इसका रिपीटेडली लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे हम हर हफ्ते। ये नहीं बोला आपने। तो उसमें बाकी के रेज बाय सॉर्ट्स भी होते हैं, गैमा GT भी रेज होता है, ये बोलने चाहिए अल्फाज आपको। ये बेसिकली कोलिसिस की समरी ये हो गई। अब इसकी etiology नॉट नोन, जैसे मैंने बोला फैमिली में हो सकता है, और इंसिडेंस इसका आपको आना चाहिए, चूंकि डिस्कशन में एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाउ कॉमन इज इट, तो आपको किताब से उसका इंसिडेंस बोलना चाहिए कि 0.7 to 1.5% केसेस में होता है। फेयरली कॉमन मैं कहूँगा, अगर 1.5% इंसिडेंस है, इज नॉट सो अनकॉमन डिजीज। Then we come to these clinical features, mostly symptoms.
they appear after 30 weeks. Pruritus all over, dark urine, pale stools, and आपने बोला no rash. ये 4 बातें बोलनी है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गॉलस्टोन्स आपने बोला अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा. वायरल हेपेटाइटिस सारे. यहाँ पे आज ये ट्रिक है, लिख लीजिए कि कोलिस्टेसिस में आपको ABCDE 4 वायरल हेपेटाइटिस पूछे जा सकते हैं. हेपेटाइटिस A क्यों होता है, कैसे होता है, फीको ओरल है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कौन से एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, और इसी तरह BCDE. मैंने तो टेबल की शक्ल में बना के रखा हुआ है. मैं ऐसे करूंगा तस्वीर आपके सामने आ जाएगी बाद में. लेकिन अदर देन गॉलस्टोन्स एंड वायरल हेपेटाइटिस आपने बोला, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी बोला, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस भी बोला, और एक नहीं बोला कि कई पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है किसी ड्रग से. सो पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन में पूछूं, ये अल्फाज बोलने चाहिए. इन्वेस्टिगेशन मैंने बोला, लिवर फंक्शन टेस्ट आप वीकली करवाओगे और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस को रूल आउट करोगे, अल्ट्रासाउंड से गॉलस्टोन को रूल आउट करोगे, और एंटीबॉडीज लेके दूसरी कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज निकालो. कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आपको ये अल्फाज बोलने हैं. उसका मदर पे असर, उसका बेबी पे असर. इफेक्ट ऑफ कोलिस्टेसिस ऑन मदर, इफेक्ट ऑफ कोलिस्टेसिस ऑन फीटस. मदर का ये है कि प्री टर्म लेबर होती है, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस, और PPH का रिस्क. बेबी को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है. आपने बिल्कुल नहीं बोला कि फीटस को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे हम, क्योंकि सडन IUD भी हो जाती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए फीटल मॉनिटरिंग हम डेली किक चार्ट बनाएंगे और फिर CTG करेंगे डेली 24 घंटे के लिए वैलिड होती है. इफ नीड बी BPP और डॉपलर टेस्ट करवाएंगे. ये अल्फाज बोलने हैं, ये नहीं बोले. फिर मैनेजमेंट में आपने काउंसलिंग बड़ी अच्छी बोली, और विटामिन K की बात हो चुकी है, फीटल सर्विलेंस की भी बात हो गई है, और फिर डिलीवरी 37 वीक्स पे कैसे होगी इसकी बात भी हमने तकरीबन कर ली है. कि आपने कहा कि भाई 37 कंप्लीट वीक्स, अगर लफ्ज़ साथ इस्तेमाल करना था, इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, fetal monitoring and maternal monitoring is normal, then we can continue pregnancy up to 37 complete weeks. Otherwise, deliver early. Delivery, जैसा मैंने कहा, can deliver vaginally, provided we make sure vaginal delivery is possible. चूँकि ये primary gravid है. Rule out CPT, ensure bishops को, then do induction. Or in other cases, do cesarean section. ये तो हो गया मैनेजमेंट. अब इस पेशेंट को प्रूराइटिस के लिए क्या देंगे? देयर इज नो स्पेसिफिक ड्रग. एंटीहिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक दिए जा सकती है जो मार्केट में अवेलेबल है आपको. और जनरली प्रूराइटिस उनको बड़ा सीवियर होता है, उसको कहते हैं ऑयल लगा लो, मोलिएंट्स और कैलामीन लोशन लगा लो. जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका कोलिस्टेसिस का है कोई नहीं. और UDCA बोला इन्होंने, वो किताब में लिखा हुआ, लेकिन उसका भी कोई खास एडवांटेज या रिलीफ नहीं है. ये एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जिक, इमोलिएंट्स और रीएश्योरेंस. और रात को उनको इंसोम्निया होता है,
सोने के लिए दवाई देते हैं। ये है। अब इसके ये बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री आपकी इस तरह से फोकस होनी चाहिए। अब मैंने ये एक चार्ट सा बनाया है, ऑल द एपरेट, क्योंकि इनमें से कोई किसी के मुतालिक भी पूछा जा सकता है आपसे। सपोज इट इज एपरेटस ए बी सी डी ई, किसमें बच्चे को ज्यादा रिस्क है, किसमें उसकी इम्यूनाइजेशन करनी है बच्चे की फौरन। वैसे हेपेटाइटिस बी में बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसकी पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन जरूरी है, वरना उसको अर्ली एज में सिरोसिस हो जाता है। और दूसरे विटामिन जो हेपेटाइटिस दूसरे है उसमें डी और ई शायद ये एसेंशियली नहीं। तो ये बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दोज हेपेटाइटिस ए बी सी डी, किसी का भी पूछ सकते हैं कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन सा वायरस है, क्या है। ये किताब में पढ़ के जिस तरह मैंने ये टेबल बनाई है उसी तरह की टेबल आप बना लीजिए, ताकि एक नज़र में वो आपको याद रहे। चले, मेरी तो बात खत्म होगी। अब आप कुछ पूछना है तो पूछिए। तो जो हेपेटाइटिस की सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी और वो जो एंटीबॉडीज की वो हमने एग्जाम में मांगी है? जी, वो पूछे, बिल्कुल मांगिए। वो कहेंगे नहीं है तो आपका क्रेडिट तो जरूर हो गया कि हेपेटाइटिस सी जो है तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे करेंगे उसको ट्रीट, और उसके रिस्क क्या है ये जरूर बोलिए। हेपेटाइटिस रिस्क जो है सिरोसिस का और इवन कार्सिनोमा का। 3% हेपेटाइटिस सी के पेशेंट डेवलप कार्सिनोमा ऑफ द लिवर, और सिरोसिस भी अबाउट 20 to 40% में हो जाता है। बड़ी सीरियस बात, ये हाईलाइट करने वाली बात है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन सब्सिक्वेंट, और बाद में बेबी को कैसे हैंडल करना है बताना। और इसका हेपेटाइटिस सी का वायरस कौन सा है, आरएनए है, क्या है, और उसकी हाउ डज इट पास। इट passes from one person to another person, generally by sexual act। और बेबी को पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी बात आपको बतानी चाहिए। जी, एनीबडी एल्स? कोई नहीं कुछ पूछ रहा, और ही कुछ पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए क्वेश्चन पूछना था कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आती है अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ, तो हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है एग्जामिनर से, तो सबसे पहले तो हम सीबीसी में प्लेटिलेट को देखेंगे। प्लेटिलेट हाँ, अगर वो हमें प्लेटिलेट कम दे देती हैं, तो उसके बाद हमने पेरिफेरल फिल्म मांगना है फॉर एनी शिस्टोसाइट्स और बर्थ सेल्स, ताकि हम देख लें कि कोई हीमोलाइसिस तो नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हाँ प्लेटलेट के साथ बाकी के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसीज है वो भी सप्रेस्ड है कि नहीं। अगर वो सारे सप्रेस्ड है तो इसका मतलब द कॉज इज बोन मैरो। जी तो आपने पूरी डिटेल सीबीसी पूछनी है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है कि, और उसके साथ फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पूछने हैं। जी जी सर। और उसके बाद फिर अगर पेरिफेरल फिल्म नॉर्मल है, तो मतलब हमारी डीडी में ये आ जाता है कि या तो ये स्प्यूरियस सैंपल है, मतलब फॉल्स सैंपल है, या ये गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, या फिर ये ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। क्योंकि ऑटो इम्यून में तो नॉर्मल होती, पेरिफेरल फिल्म नॉर्मल होती है। जैसे अगर एसएलई हो गया, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया, तो उनमें पेरिफेरल फिल्म नॉर्मल होती है। जी जी जी। बिल्कुल, और सर मुझे तो इतना ही आता है जो आप बोल रही हैं। हाँ सर, और उसके बाद हमने इसका पीटी एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम मांगना है ना, बस, बाकी और कुछ तो नहीं मांगना है ना? बस बहुत है, क्लॉटिंग फैक्टर बहुत बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सर थोड़ा सा प्लीज बता दें कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम मैनेज कर रहे होते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट में हमने किस पेशेंट की जो है वो सर मेडिकल मैनेजमेंट करनी है और किसकी सर हमने लेप्रोस्कोपी करनी है और किसकी हमें लेप्रोटमी करनी है? वेरी सर गुड। मैंने यहीं पर रुकिए। पहली बात तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दिया जाता है जो नंबर 1 स्टेबल है, जिसकी रिपोर्ट रप्चर या उसकी जनरल कंडीशन रप्चर वाली नहीं है। एक पेशेंट है, वो अक्सर होता है, आपके क्लिनिक में आती हैं, वो उसको सिर्फ पेन है राइट और लेफ्ट, और ना उसको ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग है थोड़ी सी एक्टोपिक वाली, ना हाइपोटेंसिव है, ना पल्स उसकी तेज है, ना अनेमिक है, कोई साइंस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है उसको। और नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो एक्टोपिक है उसकी अभी हार्ट बीट नहीं आई। नंबर 3 आपने बीटा ईसीजी टेस्ट करवाया, वो 10,000 से कम आया। ये 3-4 बातें किताब में लिखी हुई हैं। उन्होंने पूछा मुझसे रेफरेंस लो, किसी भी किताब में निकले कंट्रा इंडिकेशन फॉर इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट ये है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ फीटर हार्ट, नंबर 2 बीटा ईसीजी 10,000 से ज़्यादा हो, और नंबर 3 उसकी कंडीशन जो है बिल्कुल स्टेबल हो, फिर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करें। इफ़ एनी ऑफ देम जो है तो वो उससे फ़र्क है, उसकी जनरल कंडीशन स्टेबल नहीं है, उसके बीटा एसिड 10,000 से ज़्यादा है, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फीटर हार्ट भी मौजूद है, फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसका फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट यू कैन डू लैप्रोस्कोपिकली और यू कैन डू ओपन लैप्रोटमी, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से। और जब करोगे तो फिर पूछा जाएगा आप सल्पिंजेक्टमी करोगे, सल्पिंजोस्टमी करोगे, आप क्या करोगे? तो आंसर इज, अगर रप्चर्ड यूट्रस है उसमें तो सल्पिंजेक्टमी पार्शल करो, होल्ड करो, सल्पिंजेक्टमी इज द आंसर। अगर वो रप्चर्ड नहीं है तो सल्पिंजोस्टमी भी हो सकती है। हम इंसिजन बनाएंगे एट द मैक्सिमम स्वेलिंग की पैरामीटर पे, वहाँ ब्लीडिंग कम होती है, फिर स्क्वीज आउट करके एक्टोपिक को निकाल देंगे, और फिर वो 1 या 2 स्टिच जहाँ पे इंसिजन बनाया था बना देंगे। लेकिन इसका रिस्क होता है रेजिडुअल डेसिडुअल सिंड्रोम, कि डेसिडुआ कोई पार्ट रह गया पीछे एक, और दूसरा ज़रूरी नहीं है कि सल्पिंजोस्टमी के बाद ट्यूब हेल्दी रहेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी यू आर गिविंग काइंड ऑफ फॉल्स होप कि तुम्हारी ट्यूब हमने निकाली नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ। तो नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट की ये 3 कंडीशंस मैंने बोली। फिर मेडिकल से मीथोट्रेक्सेट लगवाने से पहले कहिए मैं उसकी CBC करूँगी, क्योंकि ऑल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दे लोअर WBC काउंट एंड they can lower it seriously, इतने ज़्यादा कि वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए मीथोट्रेक्सेट लगवाने से पहले 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर आई विल डू CBC एंड देन गिव। लेकिन गिव किसको, ये मैंने बोला जो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, कि उसका 10,000 से कम हो, फीटल हार्ट नहीं हो, रप्चर्ड यूट्रस, रप्चर्ड एक्टोपिक भी ना हो, जो जिनमें यह है उसकी मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट दूंगी। क्या करोगी? इफ फैसिलिटी इज अवेलेबल लैप्रोस्कोपी इज बेस्ट, इफ लैप्रोस्कोपी इज नॉट अवेलेबल देन ओपन लैप्रोटमी। फिर उस पर क्या करोगी? सल्पिंजोस्टमी करोगी, सल्पिंजेक्टमी करोगी? तो वो आप बता दीजिए जो मैंने आपको बताया है। आई थिंक दैट शुड सेटिस्फाई योर एग्जाम। थैंक यू सर। सर जो है ना मीथोट्रेक्सेट का मेडिकल मैनेजमेंट का, सर मैंने कहीं 1000 पढ़ा है, कहीं मैंने 3000 पढ़ा है और कहीं सर मैंने 6000 पढ़ा है। तो सर मैं इन तीनों वैल्यूज में कंफ्यूज थी, तो सर इसलिए आपसे एक मिनट रिलैक्स। अगर आपने 3,000, 5,000, 6,000, मैंने 10,000 बोला, तो कहीं जो भी बोलना है फौरन बोल दो कि 10,000 राशिद लतीफ की गायनेकोलॉजी बुक में लिखा हो, फुल स्टॉप।
आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देन द ओनस इज ऑन राशिद लतीफ, उसने क्यों 10,000 लिखा जब दूसरी किताब में 5,000 लिखा, या जो 5,000 बोलना है जिस किताब में 5,000 लिखा है वहां से उसका रेफरेंस बोलो। मुझे नहीं पता 5,000 किस में लिखा है, जिस जहाँ पे भी लिखा है आपने पढ़ा होगा तभी बोल रही है, तो उसका रेफरेंस बोलो, साथ ही बोलो। इफ इट इज अप टू 5,000 अकॉर्डिंग टू अर्शद चौहान, अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एक रेफरेंस बोल दिया, एग्जामिनर शट अप, एग्जामिनर नहीं फिर बोल सकते। जी सर। चलें। और सर हमने पार्शियल सल्फिंजेक्टमी करनी होती है या टोटल सल्फिंजेक्टमी करनी होती है? तो ये अगर आपने सल्फिंजेक्टमी ही कर दी तो पार्शियल या टोटल के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फिर अब ये बहुत हाई लेवल की डिस्कशन हो जाती है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आप पार्शियल करते हैं तो एक्टोपिक का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि फिम्ब्रिया जो है वहाँ मौजूद रहते हैं, वो आग को सक कर लेते हैं, उनके कीमोटैक्सिस की आदत है, तो वो सक करके वहाँ पे वो आगे ट्यूब बंद है, तो उनमें रिस्क ऑफ एक्टोपिक ज़्यादा होता है। अगर आप फिम्ब्रिया को रिमूव कर देंगे तो फिर दूसरी दफ़ा वहाँ एक्टोपिक का रिस्क कम हो जाता है। मैंने लफ्ज़ बोला है कम, एलिमिनेट तो फिर भी नहीं होता। एक्टोपिक कुछ ऐसी बीमारी है टोटल हिस्टेक्टमी के बाद भी हो जाती है, तो इसलिए, लेकिन जहाँ पे फिम्ब्रियल एंड मौजूद हो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है अगर ट्यूब ब्लॉक है आगे से। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर ये एक और क्वेश्चन है सर, ड्यूरिंग सर्जरी, जब हम सर्जरी कर रहे हैं, हमने पेशेंट को ओपन कर दिया है, तो सर हमने जो है वो जब एब्डोमिनल कैविटी में जाना है तो हमने कैसे अप्रोच करना है? हमने पहले जो हेल्दी साइड है उस ट्यूब को एग्जामिन करना है, या हमने जो अनहेल्दी साइड है ट्यूब है पहले हमने उसको देखना है और हमने डिसाइड करना है कि हमने पार्शियल सल्फिंजेक्टमी करनी है या सल्फिंजोटमी करनी है? सर हमने एक मिनट, पहले बात का कोई फर्क नहीं है आपको, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे अगर रप्चर्ड है, इतना ब्लड पड़ा होता है, पहले ब्लड सक आउट करते हैं, जी फिर सर। आप यूट्रस को ऊपर उठाते हैं तो दोनों ट्यूबें साइमल्टेनियसली आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसा कौन सी बात है कि पहले आप राइट को देखें फिर लेफ्ट को देखें, दोनों विजिबल होती हैं। लेकिन ये फैसला करने से पहले कि आपने सल्फिंजेक्टमी करनी है, सल्फिंजोस्टमी करनी है, क्या करना है, आपने दूसरी ट्यूब को एग्जामिन जरूर करना है। ये किताब में जी सर, मुझसे ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था, एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन किया था क्या पहले बात की बात कहो जब जी। अपन ओपन कर एक मिनट, I'll examine both tubes, but before I decide to do surgical treatment of this ectopic, I must make sure that I know the status of the other tube. क्योंकि अगर एक मिनट, अगर दूसरी ट्यूब हेल्दी है तो आप बिला खतर खौफ इसकी सल्फिंजेक्टमी कर दीजिए, और अगर दूसरी ट्यूब अनहेल्दी है फिर आप कोशिश करेंगे इसकी एज फार एज पॉसिबल ट्यूब को बचाओ, सल्फिंजेक्टमी करो, उसकी रिपेयर करो, और अगर कोई रीजन बनी है उनको भी ठीक करो, अगर ताकि फ्यूचर में कुछ बेहतरी हो जाए। So I summarize. When I open, I'll inspect both tubes, and the decision about the type of surgery will depend upon the health of the other tube. बस ये फिक्र हो। अस्सलाम सर। सर जी बोलिए। सर 28 ईयर की पेशेंट विद BMI 30 है और 3 ईयर से इनफर्टिलिटी है उसे, नॉर्मल उसका स्कैन है, 6 साइकिल्स वो क्लोमिड के ले चुकी है, मतलब हार्मोनल प्रोफाइल भी नॉर्मल है, हस्बैंड सेमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है और ट्यूब्स भी पेटेंट है। इसके बाद जब 6 साइकिल्स उसको क्लोमिड के दिए हैं उस पर उसकी कोई साइंस ऑफ ओव्यूलेशन नहीं देखी गई अल्ट्रासाउंड पे, इस तरह की मतलब हिस्ट्री दे रही थी। तो सर फर्दर मतलब इसका समझ नहीं आता, ओवेरियन ड्रिलिंग की तरफ जाएं या IVF की तरफ जाएं? सुन आपने पहला फिक्रा जो बोला BMI का बोला, तो अगर BMI 25 से ऊपर है, आप
का पहला इम्तिहान में जवाब ये होना चाहिए, प्रैक्टिस में भी यही हो कि आई विल एडवाइज द पेशेंट to restrict dietary control or advise her at least loss of weight by 5%. किताब में ये लिखा है, जरूरी नहीं कि ओके सर 35 को आप 25 पर लाएं। 5% loss of weight is effective। वो इसलिए लिखा गया है कि अगर आप 35, 30 या 40 वाली को 25 में लाने की कोशिश करें, वो कभी नहीं होगा। वो जुएशीर लाने वाली बात है, वो कभी नहीं होता। इसलिए आप मरीज की तसल्ली के लिए भी ये कहिए, आई विल एडवाइज द पेशेंट टू लूज एटलीस्ट 5% ऑफ हर वेट। अब 30 किलो BMI का 5% जो होता है वो 5 नहीं है, 25 पे आना जरूरी नहीं है, वो शायद 2 या 3 है, 2 या 3 किलो। So I'll advise her to lose weight and 5% at least। उसके बाद फिर मैं करूँगी उसके FSH, AMH, एंट्रल काउंट, ये 3 अल्फाज बोलिए। उसका ओवेरियन रिजर्व देखूंगी, और ओवेरियन रिजर्व देखने के बाद अगर उसने CC के कोलोमिफेंसिट्रेट के 6 साइकिल ले लिए, पॉसिबली शी विल नीड फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन गोनाडोट्रोपिक इंजेक्शंस। विद उससे फिर आगे ले जाइए, with after giving gonadotropic injections, if the tubes are healthy I can try IUI, if tubes are unhealthy I will have to do IVF। इस सीक्वेंस में आपने बोलना है, मैं फिर बोल दूं? नो सर थैंक यू, नोट कर रही हूँ मैं, थैंक यू सर। बस इस सर थोड़ा सा आप लाइन पे रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत। जी बोलिए सर, ये प्लीज रिपीट कर दें। जी सर जी, प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी सर बोलिए। ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। रिपीट कर दिया। जब BMI का पेशेंट हाई है तो आपके पास आया, पहले ये वो ट्रीटमेंट ले चुका है, जो भी आपने 6 साइकिल्स CC हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? कहें मैडम फर्स्ट आई विल एडवाइज हर टू रिड्यूस हर वेट बाय 5%। और वो रिड्यूस वो पॉसिबल है, वो हर कोई कर भी लेगा। जब आप किसी 35-40 को 25 पे लाते हो वो नहीं होता, लेकिन 5% का वेट लॉस तो महीने 2 महीने में हो जाता है। थोड़े से मोटिवेटेड हो तो उसको आप एडवाइस प्रॉपर्ली करें, तो हम उनको भी कहो डंडा फाड़ डंडा मार होता था, तो वो रिड्यूस हो जाता है। आई विल एडवाइज हर टू रिड्यूस 5% वेट। और दूसरी जब वो हो जाएगा देन आई विल डू हर ovarian reserve, which is AMH, FSH and antral count। और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि चूंकि CC तो ले चुकी है कि उसको गोनाडोट्रोपिन दे के कैसे स्टिमुलेट किया जाए। कि ये लफ्ज़ वो कहेगी कैसे, आप कहें गोनाडोट्रोपिन के 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक का नाम है लॉन्ग प्रोटोकॉल, एक का नाम है शॉर्ट प्रोटोकॉल, दोनों इक्वली गुड है। आज की बहस में उनमें नहीं जाना चाहिए। तो आई विल एडवाइज हर गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेशन एंड देन depending upon the patency of the tubes, if the tubes are open and husband semen test is normal, I'll do IUI. If tubes are blocked or husband is suffering from oligospermia, then I'll do IVF ICSI। सर आप प्लीज ये रप्चर्ड एक्टोपिक के इंसिजन बता दें। क्या सर ये एक्टोपिक में सर रप्चर्ड एक्टोपिक, हाँ सर ये टॉपिक में रप्चर्ड एक्टोपिक होगी तो उसका इंसिजन बता दें, लाइकल वर्टिकल या पेनिसिलिन, हम ओपन लेप्रोटमी में किस तरह अप्रोच करेंगे? तो फेनोस्टील को इसमें कोई आपने पेल्विस में जाना है, ऊपर नहीं जाना, इसलिए फेनोस्टील इंसिजन। ओके थैंक यू सर। आप कहिए कि जो कि the operation field is in the pelvis, ruptured ectopic, hence Fenestril is best। सॉरी सर आप प्लीज अचानक रिपीट सर कर एक दीजिएगा कि ओवेरियन रिजर्व के लिए कौन से टेस्ट है? AMH, FSH एंड एंट्रल फॉलिकल, अल्ट्रासाउंड में नंबर ऑफ फॉलिकल्स। सर इसका कोई डे है या किस सेकंड डे करवाना है एंट्रल फॉलिकल? नहीं, एंट्रल फॉलिकल तो जब मर्जी कर लीजिए, फॉलिकल तो ऐसा ऐसा बड़ी हो जाएगी
तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स विल रिमेन सेम, उनमें से एक रप्चर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन Thank you so much. AMH कैन आल्सो बी डन एनी डे। FSH है जो सेकंड डे पे किया जाता है। बहुत सर शुक्रिया, AMH की thank कितनी you so नॉर्मल much. वैल्यू होती है? हाँ जी, AMH की नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू कहते हैं कि 3 से कम हो तो चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन 1 से कम हो तो बहुत ही कम हो जाते हैं। थैंक यू सर। कम से कम AMH 1 या 2 से ऊपर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा कि 2.5 ये किसी का लिखा हुआ है, वो मतलब 2.5 का लीजिए, जो भी है, इतना मतलब लो, इससे लोअर हो तो वो लोअर है, और 3.5 से हायर हो तो वो हायर है। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर अगर हमने वेट रिडक्शन का भी पेशेंट को कह दिया है, उन्होंने वेट भी रिड्यूस कर दिया है, उसके बाद भी जो है वो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन अगर दे रहे हैं तो मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, फिर हमने ये ओवरियन रिजर्व देख लिया, अगर ओवरियन रिजर्व कम आ गया तो मतलब फिर हम प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर की लाइन पे जा सकते हैं। अगर ओवेरियन रिजर्व कम आए तो फिर आप कहिए कि दिस टाइम शॉर्ट है उसके लिए, तो जल्दी से मैंने कहा ना IUI कर लेंगे, IVF भी कर, उसको फिर आप कहिए बिकॉज द टाइम फ्रेम इज वेरी शॉर्टली अवेलेबल, इज वेरी शॉर्ट, तो इसलिए मैं उसको सीधा IVF एक्सी की तरफ ले जाऊंगी एक तरफ। दूसरा, अब आप आ रही हैं ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, या पुराने ज़माने में ओवेरियन फेलियर को कहते थे, कि यंग पेशेंट है, उसकी ओवुलेशन नहीं है या मिनिमल है, अगर उसके अपने एग्स नहीं बनते तो फिर क्या किया जाए, तो फिर वो डोनर एग की तरफ बोलेंगे आप, फिर द ओनली वे शी कैन बिकम प्रेग्नेंट इज थ्रू डोनर एग और डोनर ओवम और अडॉप्शन। जी सर, थैंक यू सर। और सर एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछना था कि एक पेशेंट है और वो 42 इयर्स ऑफ एज पे है, फैमिली भी कंप्लीट है, और अगर उनको सेकेंडरी एमेनोरिया है 1 ईयर से, और उनका